Good evening everyone. Now we were discussing about photosynthesis in the last lecture और हमने experiments to prove that sunlight is necessary for photosynthesis, chlorophyll is necessary for photosynthesis and carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ये तीन चीजें पढ़ी थी, right? So एक quickly मैं ना give reason questions ही पूछती जा रही हूँ दोनों में से, तीनों में से. आप मुझे बस आंसर कर देना. Give reason questions ही हैं, ठीक है? So tell me, in sunlight is necessary for photosynthesis, है ना? हम लोगों ने एक डिस्चार्ज किया था प्लांट को. सो व्हाट डू वी मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ अ प्लांट? वेरी नाइस. टू रिमूव स्टार्च बाय कीपिंग इट इन अ डार्क रूम, है ना? डिस्चार्ज का मतलब कीपिंग इट इन अ डार्क रूम नहीं होता है. डिस्चार्ज का मतलब होता है हमने उसकी स्टार्च को खत्म कर दिया. हाउ वी हैव फिनिश्ड इट? बाय कीपिंग इट इन डार्क रूम. अच्छा, हम लोग है ना लीफ को अल्कोहल में, यहाँ पे देखो अल्कोहल में बॉईल करें हैं लीफ को, राइट? सो लीफ को अल्कोहल में बॉईल करने की नीड क्या है? टू रिमूव क्लोरोफिल, ठीक है? अच्छा, इसको डायरेक्ट बॉईल नहीं करते हैं हम लोग. देखो वाटर के साथ उसको बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर की जो हीट है वो अल्कोहल को बॉईल कर रही है. सो व्हाई वी कैन नॉट हीट वाटर, सॉरी अल्कोहल डायरेक्टली? बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. अगर आप डायरेक्ट हीटिंग करोगे तो वो आग लग सकती है, राइट? नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन. मैंने यहां से आपसे पूछा था कि ये रहा, कवर्ड पार्ट टर्न ब्लू ब्लैक, sorry, covered part did not turn blue black whereas uncovered part turned blue black. So uncovered blue black क्यों turn किया? Because there was starch present and therefore it performed photosynthesis. क्योंकि वो covering नहीं थी तो उसमें sunlight आई तो photosynthesis perform हो गया. Whereas the covered part did not turn blue black. What does that signify? No starch was present and therefore it was not able to perform photosynthesis, right? Is this clear? Next हमने variegated leaf वाला पढ़ा था. So chlorophyll is necessary for photosynthesis. What do we mean by variegated leaves? Very nice. Some of the part of the leaves are with chlorophyll and some parts do not have chlorophyll in them, or they are devoid of chlorophyll, right? Next, in this also the same happened. अच्छा, यहाँ पे जो पार्ट्स जिनके पास क्लोरोफिल था वो तो ब्लू ब्लैक टर्न किए, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं. whereas the parts which did not had chlorophyll they were not able to perform photosynthesis. Next, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. यहाँ पे हमने एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा है एक चाइना डिश में, एक में. So what is the role of KOH in this experiment? To absorb carbon dioxide, right? Then हम लोगों ने इसके tips of the bell jar को है ना वैसलीन से सील किया था. मतलब ये जो टिप्स है ना, ये इनको वैसलीन से सील किया. क्यों किया? टू मेक इट एयर टाइट, क्योंकि हम और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलाउ नहीं करना चाहते थे, राइट? देन वी लास्टली स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. सो मैंने ये आपको ये दो स्ट्रक्चर्स बताए थे. ये वाला तो ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और वो वाला आपका क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है. ओपन स्टोमेटा अगर हम बात करें तो स्टोमेटल पोर ओपन है एंड इट इज सराउंडेड बाय टू अ पेयर ऑफ सेल्स व्हिच इज द गार्ड सेल्स. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट गार्ड सेल्स. सो दे बेसिकली गार्ड द स्टोमेटल पोर. इनका मेजर फंक्शन क्या है? गार्ड करना स्टोमेटल पोर को, और साथ ही साथ ये भी कंट्रोल करना कि कब स्टोमेटल पोर ओपन होगा और कब क्लोज होगा, ठीक है? सो इन गार्ड सेल्स का मेजर काम यही होता है, ओपन करना और क्लोज करना. कैसे करते हैं? जब पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर आता है तो ये मोटे हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और कर्व्ड हो जाते हैं, और कर्व होने के कारण ये बल्ज होते हैं. बल्ज होते ही इनका पोर खुल जाता है, ठीक है? जैसे ही पानी इनमें से निकलता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं और ये पोर जो है वो क्लोज हो जाता है. आई बात समझ में? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछा जाता है. ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा और बोथ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा. ठीक है, दिख रहा है हमको गार्ड सेल्स है, हमको एक एपिडर्मल सेल मार्क करना होता है. दो लेबलिंग, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, न्यूक्लियस एंड दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट. ये आपको 4 लेबलिंग करनी बहुत जरूरी होती है. देन यू हैव दी ओपन स्टोमेटा, स्टोमा ओपन, स्टोमा क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है? सो आपको लिख देना है ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा. आई बात समझ में? देन हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? हेमंत, हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर? Who controls? गार्ड सेल. भूल गए? बिल्कुल ख्यालों में बैठे, कहीं और ध्यान है इनका. हाँ, now where how the opening and closing of stomatal pore is controlled by the guard cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन में ही आंसर लिखना है. ये रहा, when water flows into the guard cells they swell, become curved and cause the pore to open. Whereas when the guard cell lose water, they shrink, become straight and close the stomatal pore.
This is how the opening and closing of stomata is controlled. आई बात समझ में? Is this clear to all? Everyone? यहाँ तक कोई doubt? चले आगे. Okay, now moving ahead, we have how the plants obtain water for photosynthesis. So how do they obtain water for photosynthesis? First tell me, water आता कहाँ से है? थ्रू दी रूट्स. रूट्स कहाँ से लेती है? सॉइल में से, है ना. सॉइल की हेल्प, सॉइल में जो आप पानी डालते हो, आप रूट्स में तो डाल नहीं पाते हो. आप क्या करते हो? पानी को मिट्टी में डालते हो. मिट्टी से पानी इज एब्जॉर्ब बाय दी रूट्स, है ना. बाय विच प्रोसेस आपने पढ़ा था क्लास 9th में? कौन सी? ऑस्मोसिस. वेरी नाइस. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. आगे भी पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी पढ़ेंगे और आगे भी आएगा ऑस्मोसिस. ठीक है, तो इसलिए वापस से रिवाइज करा दी. सो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स है ना पानी एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में से. नाउ रूट्स हैव वाटर, पर पानी किसको चाहिए? लीव्स को चाहिए. तो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? विद द हेल्प ऑफ xylem tissues, right? So xylem tissue पानी को ऊपर लेके जाता है. So the water required by the plants or for photosynthesis is absorbed by the roots of the plants from the soil through the process of osmosis. The water absorbed by the roots of the plant is transported upward through the xylem vessels of the leaves where it reaches the photosynthetic cells. या मैंने अभी आपको बताया यही चीज है. Now also the other raw materials जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, जो कि इसको कंटिन्यूसली चाहिए ही, ठीक है, फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन. आपको पता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए चाहिए होता है. सो ऑल दीज रॉ मटेरियल्स आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम दी सॉइल इटसेल्फ अलोंग विथ वाटर. सो वाटर के साथ ये मिनरल्स भी एंटर कर जाते हैं जो प्लांट के दूसरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन. सो ऑल दीज अदर रॉ मटेरियल आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम दी soil itself. So यहाँ पे यही चीज लिख रखी, the plants also need other raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. for building their body. Plants take these raw materials from the soil. I already told you nitrogen is essential for production of proteins. ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा. Now moving ahead, देखिए मैं यहाँ पे इसको zoom करके आपको बता रही हूँ. हम लोग इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. Although nowadays the structure is not asked, मतलब बनाने को नहीं आता है, बट यू मस्ट नो द लेबलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर हियर. ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे हैं अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है. सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. और लीव्स के अंदर भी पता है क्या, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, एंड दीज स्पेशल सेल्स कंटेन मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो दे रिलेटिवली कंटेन मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और उन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, वैसे तो आप क्या पढ़ते आए हो बचपन से, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द लीव्स ऑफ द सेल, राइट? क्यों लीव्स? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लीव्स, बट लीव्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं. देयर आर सेल्स which contain more chlorophyll or more chloroplast as compared to others. Cells which contain more chloroplast as compared to other cells, and these cells are special cells known as mesophyll cells. So these are mesophyll cells. All right, ये स्पेशल सेल्स होते हैं. सी आई शो यू हियर. अच्छा आप कॉपी कर रहे हो, पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है. नाउ लुक हियर, मैं यही चीज यहां समझा रही थी, देखो ये रीड कर लेते हैं पहले. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन द क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट आर मेनली प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू मीजोफिल सेल्स, है ना, स्पेसिफिक सेल्स कहलाते हैं. इनको स्पेशल नाम भी दे रखा है फोटोसिंथेटिक सेल्स, मतलब वो सेल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका दूसरा नाम क्या है? मीजोफिल सेल्स. प्लीज रिमेंबर द नेम मीजोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. दीज सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल देन अदर सेल्स. ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी स्पेशल दे दिया, मोर क्लोरोफिल. अब समझते हैं हमारा स्टोमेटा और हमारा ये सारी चीजें कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज अ वी कैन से सेक्शन ऑफ द लीफ. एक लीफ का सेक्शन बताया गया है. आपने देखा होगा लीफ के ऊपर है ना बहुत वैक्सी सी कोटिंग होती है, स्मूथ सी कोटिंग होती है. हैव यू नोटिस समटाइम्स वैक्सी? अभी एक बार लीफ को टच करके देखना, जो ऊपर की कोटिंग होती है बहुत स्मूथ सी होती है, शाइनी सी होती है, वेराज जो नीचे की कोटिंग, नीचे की लीफ का सरफेस जो दिखता है ना, दैट इज अ बिट रफ टाइप्स वी कैन से. ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट, है ना. सो ये जो ऊपर वाला वैक्सी कोटिंग होता है ना, दैट इज क्यूटिकल. आपको दिखा हमारे डायग्राम में सबसे ऊपर मार्क कर रखा है हमने क्यूटिकल. फिर उसके नीचे आता है आपका अपर एपिडर्मिस. आपकी बॉडी में भी होता है ना एपिडर्मल सेल्स, ध्यान है, सॉरी हमारे क्या होता है
एपिथेलियल सेल्स। हमने लीव्स के अंदर पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर पढ़ा था एपिडर्मल सेल्स, द अपर मोस्ट सेल्स, सबसे ऊपर की लेयर, सबसे पहली लेयर। सो हमारे एपिथेलियल सेल जैसे स्किन के अंदर होती है ना, वैसे यहां पे भी होती है अपर एपिडर्मिस, ऊपर की स्किन, ठीक है। देन यू हैव सी पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, पेलिसेड बेसिकली इनके शेप के कारण इनको नेम दिया है पेलिसेड, और मीजोफिल सेल्स मतलब दीज आर दी फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। सो दीज आर सिचुएटेड जस्ट बिलो दी अपर एपिडर्मिस, एक तो देखेंगे हम, और नीचे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वही बंडल शीथ सेल्स, जाइलम और फ्लोएम इन द मिडल सेक्शन ऑफ द लीफ में होते हैं, देखिए मिडल पार्ट ऑफ द लीफ। फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे ना जैसे ही, सो आपको दिख रहे हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, कैन यू सी स्पॉन्जी, जस्ट लोअर एपिडर्मिस से ऊपर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। वाई स्पॉन्जी, क्योंकि देखो ये नीचे की तरफ है ना, तो ऊपर का वजन आता है, तो उसके कारण उनका जो स्ट्रक्चर या शेप जो होता है वो स्टिफ नहीं रख पाते हैं, ऊपर से वजन आता है ना, तो वो स्पॉन्ज के जैसे होते हैं और उस वजन को सह लेते हैं। सो दे आर मोर ऑफ स्पॉन्जी नेचर, रिजिड नहीं है इनका शेप, इनका साइज, ठीक है। सो दे आर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। फिर उसके नीचे देखो लोअर एपिडर्मिस आ रही है, और वहीं पे लोअर एपिडर्मिस के अंदर ही आप देख सकते हो स्टोमा ओपनिंग बना रखी है लोअर सेक्शन ऑफ द लीफ में, देखिए आपको, this is the stomata, stomatal pore. Generally it is situated at the bottom of the leaf. The question is why stomatal openings are situated at the bottom or the base of the leaf. देखो ऊपर नहीं था, या लेना तो ऊपर से ही था यार, हवा तो ऊपर होती है, बट फिर भी नीचे की तरफ सिचुएटेड है। गिव रीजन वाई। आपको पता है स्टोमाटा पानी का लॉस भी करता है, मतलब ज्यादा देर तक स्टोमाटा ओपन रहता है, ट्रांसपिरेशन, वेरी नाइस। सो ट्रांसपिरेशन भी होता है स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा के माध्यम से ट्रांसपिरेशन भी होता है। अब क्या है इसका मेजर पूरा का पूरा किस हिसाब से चलता है, इवेपोरेशन के हिसाब से। सो अगर आप सनलाइट के बिल्कुल एक्सपोज कर दोगे स्टोमाटा को, तो जैसे ही खुलेगा प्रेशर डिफरेंस होगा पानी का, बाहर की तरफ हीट ज्यादा है, अंदर पानी है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। सो इसीलिए उसको बॉटम में रखा जाता है, सो दैट इट इज नॉट मच एक्सपोज टू सन। अबव रहेगा ना, बेस ऊपर रहेगा तो सीधा सन टू एक्सपोज रहेगा, सो इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, और उसके कारण क्या होगा, पानी अंदर जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा और आपका प्लांट ज्यादा पानी मांगेगा, राइट। उसी के कंट्रास्ट में क्या किया जाता है, बॉटम में ज्यादातर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, मोर ऑफ द स्टोमाटा। मैं ये नहीं कह रही बेस पे नहीं होते, ऊपर में नहीं होते, ऊपर में होते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टोमाटा आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द लीफ। The reason you understand now, because at the base there is no direct sunlight and therefore it prevents excess of transpiration. समझ आया? एक्सेस ट्रांसपिरेशन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए वो ज्यादातर बेस में सिचुएटेड होते हैं। ये गिव रीजन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ज्यादातर, ऑल्दो बुक में कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है, बट स्टिल दे आस्क that maximum of the stomata are situated at the bottom of the leaf or the base of the leaf. Why? So the reason is to prevent excess of transpiration. राइट समझ आया? चलें आगे। नाउ आपको दिख गया नीचे भी फिर एक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल इज जस्ट दी वी कैन से कोटिंग एट दी बॉटम, ठीक है। समझ आया? सेक्शन ऑफ द लीफ, मैं यही चीज समझाना चाह रही थी यहाँ पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सेक्शन ऑफ लीफ समझ आया? जनरली आपके सेंटर में आपके ये सारे सेल्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, सो दैट दे सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स अबव एंड बिलो पार्ट्स ऑफ द लीफ। गॉट इट? चलें आगे। देखो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, सो लीफ इज बेसिकली अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली, ठीक है। चलें आगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, दिस कंप्लीट्स बेसिकली द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट ऑफ योर चैप्टर। हम लोग पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हमने पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा। जस्ट एक बार फटाफट से कोई भी मुझे फोटोसिंथेसिस की तीनों स्टेप्स बताएगा। फर्स्ट स्टेप, चलो फर्स्ट स्टेप युवराज, फर्स्ट स्टेप trapping of sunlight by chlorophyll molecules. Okay. Second, Blubanshi, second के दो पार्ट्स हैं ना, हाँ। टू केमिकल एनर्जी, क्योंकि हम केमिकल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंड पार्ट, ग्लूकोज तो अभी बना ही नहीं। वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे याद रखो ना यार, सिलेंडर लाए, फिर गैस से कनेक्ट किया, फिर आलू की सब्जी बनानी है तो सब्जी काटेंगे, ठीक है ना, फिर लास्ट में मिक्स करेंगे।
सो काटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो सबसे पहले तो सनलाइट लेके आए, सो वो सिलेंडर लेके आ गए, ठीक है। सो सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। फिर सेकेंड, फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यूजेबल फॉर्म में बर्नर से कनेक्ट कर दिया, तो कन्वर्जन ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी। फिर आलू चॉप किया, सब्जी बनानी है तो आलू की चॉपिंग कर रहे हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2 होता है ना, तो H होता है और O होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। फिर आता है आपका लास्ट, ऑक्सीजन तो बड़ा था तो बाहर निकल गया अकेला भी, हाइड्रोजन रोता हुआ गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास और बोला प्लीज मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको गेन कर लेता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस गेन, रिडक्शन। वेरी नाइस। कोई सब्सटेंस किसी हाइड्रोजन को गेन करता है तो क्या बोलते हैं हम, उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। ऑक्सीजन हमको फ्री में मिलती है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलें आगे। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे मूव करते हैं। हम लोग हमारा बेसिक मतलब जो कोर्स का मूवमेंट भी रहेगा ना वो ऐसे ही रहेगा। हर चैप्टर में हम लोग सारी लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स में भी देखेंगे और एनिमल्स में भी देखेंगे। एनिमल्स में जनरली हम लोग एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ज्यादातर अमीबा रहेगा, और एक मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि हम रहेंगे, ठीक है। सो वी विल बी देयर। सो हम लोग पहला न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में स्टार्ट करेंगे, तो एक अमीबा को पढ़ेंगे और फिर हम ह्यूमन बींग्स को ही पढ़ेंगे डायरेक्टली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। सो पहले बताओ मुझे, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, ओके। हीटरोट्रॉफिक में भी कौन सा टाइप होता है मैम? वेरी नाइस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज हीटरोट्रॉफिक। अच्छा, अभी पता है इसने बहुत अच्छा आंसर किया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है फंगस का क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यार मुझे नहीं याद आ रहा, सैप्रोफिटिक होता है, तो पता है क्या, हीटरोट्रॉफिक लिख के छोड़ आओ, कुछ तो मार्क्स देगा, थोड़ा ही कंसिडर कर लेगा एग्जामिनर। पर अगर तुमने सैप्रोफिटिक लिखा है तो ब्रैकेट में हीटरोट्रॉफिक लिखो, चाहे नहीं लिखो, इट्स ओके, ठीक है। पर अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो हीटरोट्रॉफिक तो लिख ही आना यार। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक नहीं समझ आ रहा कि कौन सा है, तो क्या करो, एटलीस्ट हीटरोट्रॉफिक तो लिखी आओ, तो कुछ तो कंसिडर करेगा। अगर अच्छा टीचर होगा तो थोड़े मार्क्स दे देगा, आधे नंबर ही दे दे भले ही, ठीक है। सो एनिमल्स हैव हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हीटरोट्रॉफिक में भी कौन सा होता है, जोमैटो स्विगी वाला है ना, अ फिक्स प्रोसेस इज देयर, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स आर फॉलोड, राइट। अच्छा, इसमें ना वो थोड़ा सा बेसिक सा वो ईवीएस वाला टर्म भी यहाँ पे थोड़ी सी लर्निंग है, मतलब खुद ही कर लेना यार, ये तो मैं नहीं बता रही हूँ तुम्हें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, प्लीज, ठीक है। ये तो क्लास 1 में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, सबसे पहली बार 1 वाले बच्चे पढ़ लेते शायद साइंस में। व्हाट आर हर्बीवोरस? ओनली प्लांट्स, है ना, प्लांट ईटर्स। कार्निवोरस, मीट ईटर्स। एंड ओमनीवोरस, बोथ। हम, है ना, हम ओमनीवोरस है, वी आर ओमनीवोरस, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। मैं तो नहीं हूं, मैं तो प्लांट ईटर में ही आती हूँ, हर्बीवोरस। नहीं नहीं, इट्स लॉजिकली इनकरेक्ट, वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। ये आप खुद देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। दिस इज रेयरली आस्क्ड, ठीक है, रेयरली मतलब बिल्कुल 0.0001% चांसेस हैं पूछे जाने के। सो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, आई डायरेक्टली मूव टू डिफरेंट स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो मैंने ये आपको वेरियस प्रोसेसेस बताई भी थी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम पढ़े थे तो मैंने आपको ये स्टेप्स बताई थी। व्हाट आर दी स्टेप्स होलोजोइक में? इंजेशन, वेरी नाइस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्प्शन तो कराते, असिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन, राइट। सो आज है ना हम लोग इन सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे बेसिकली। सो सबसे पहले आती है इंजेशन प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन? द इनटेक ऑफ फूड। इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इनसाइड द फूड इनटू द बॉडी। सो दिस इज इनटेक ऑफ फूड। The process of intake of food by an organism is known as ingestion. Next comes digestion. Now what is digestion? वेरी नाइस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ,
कॉम्प्लेक्स फूड तो आप खा ही रहे हो, यू आर ईटिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड विच इज नॉट यूटिलाइज बाय योर सेल, क्योंकि आप जब रोटी खा रहे हो तो आप उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो जो आपके सेल्स नहीं समझ पाते हैं, और सेल्स अगर उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने बैठेंगे तो उनकी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं विच इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस। ये डाइजेशन प्रोसेस पहला काम तो क्या करता है, आपके खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, प्लस ये उनको वाटर सॉल्युबल भी बनाता है। क्यों वाटर सॉल्युबल बनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका खाना जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाता है, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। आपको पता है ना, ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स एवरीथिंग इन योर बॉडी, चाहे खाना हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी आपकी बॉडी में ट्रांसफर करना है किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से। सो अब अगर आपका खाना वाटर इनसॉल्युबल है, आपने सिंपलर सब्सटेंसेस में तो कर दिया, पर वाटर इनसॉल्युबल है, तो पता है क्या, वो ब्लड के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा, ब्लड के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा तो बाकी सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा। सो इसीलिए ब्लड के साथ फ्रेंडशिप कराने के लिए हमको उसको वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि वाटर का, ब्लड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही वाटर है, तो अगर वाटर से दोस्ती नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड उसको अंदर आने ही नहीं देगा, मना कर देगा, तो फूड उसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा। अब फूड घुस नहीं पाया तो बाकी सेल्स तक नहीं पहुंच पाया। सो इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस में दो काम होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances into simpler substances and water insoluble substances को water soluble substances में convert किया जाता है, right? अभी समझ आया, दोनों लॉजिक समझ आए, complex to simpler, water insoluble to water soluble, got it? So हम इसको इसकी definition याद करनी रहेगी आपको। So it is the process in which complex water insoluble food is broken down or converted, broken down to simple water soluble food molecules और simple water soluble molecules। थोड़ा आप ब्यूटिफाई कर लीजिएगा इसको, आगे पीछे लगा लीजिएगा। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स वाटर इन सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सिंपल वाटर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस और फूड मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस। समझे? सो इंजेशन में इंटेक ऑफ फूड हुआ, डाइजेशन में उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया हमने, ठीक है। अब हमने इसको ब्लड के साथ फ्रेंडशिप करने योग्य भी बना दिया, तो अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हर सेल तक ये पहुंचाए। This process of distribution of digested food is known as, next process, absorption। वेरी नाइस। सो अब हमने इसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में लिया है, मतलब सेल्स यूज कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी आ गया, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में भी आ गया, तो अब सेल्स तक पहुंचाते हैं क्योंकि हर सेल को खाना चाहिए, तो सेल तक पहुंचाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड to various cells of the body. So this is absorption process, ठीक है क्या, समझे? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टेड फूड ही जाएगा क्योंकि आफ्टर डाइजेशन इट इज नाउ नोन एज डाइजेस्टेड फूड और सिंपल फूड, ठीक है। नेक्स्ट, वंस द सेल्स हैव रिसीव द फूड, है ना, तो खा के बस मोटे नहीं होंगे सेल्स, मतलब उसको भरते नहीं जाएंगे, नहीं तो सेल तो मोटा होता जाएगा, एक दिन के बाद फट ही जाएगा। सो सेल्स का क्या काम होता है, इस फूड को यूज करना टू फॉर्म एनर्जी। भाई हमको तो एनर्जी के लिए तो खा रहे हैं हम फूड को, सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, सो अब इस फूड से हम क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी। और एनर्जी किस किस के लिए चाहिए होती है सेल को, एक तो उसको चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको रिपेयर के लिए चाहिए होती है, और उसके एनर्जी पर्पसेस जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए उसको ये फूड चाहिए होता है। सो नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। सो असिमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, utilization of absorbed food by the cells for energy, growth and repair.
सो कोई टूट फूट होती है उसमें भी आपको काम में आती है फूड की, मतलब उसमें से भी एनर्जी यूज की जाती है. सो ऑल दीज आर डन बाय असिमिलेशन. दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 1 मार्क क्वेश्चन. ये ना 1 वर्ड वाला होता है कि हमने मतलब एक सेंटेंस लिख दिया, उसके अगेंस्ट आपको 1 वर्ड देना है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी नोन एज. सो दिस इज नोन एज असिमिलेशन. ये वाइस वर्सा जरूर पूछा जाता है. और एक व्हाट इज असिमिलेशन भी पूछा जाता है. मतलब ये प्रीवियस सीबीएसई क्वेश्चन ही समझ लीजिए. असिमिलेशन से क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय असिमिलेशन, या फिर आपको डेफिनेशन दे दिया, आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. वही चीज. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट स्टेप विच इज इजेशन. भाई खाना वाना खा लिया, उसको यूज भी कर लिया. अब क्या है, जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड है उसको हमको बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकालना है. अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप खाते हैं विच आर हाईली कॉम्प्लेक्स, जो आपकी बॉडी नहीं तोड़ पाती है, मतलब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. जैसे सीड्स हुई, द सीड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वेरी हार्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, है ना. सो उसमें क्या, उनकी टफ कोटिंग जो है वो कई बार नहीं टूट पाती है बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो दे रिमेन अनडाइजेस्टेड. ठीक है. या फिर कुछ फूड ऐसा होता है विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय एनी ऑफ द सेल्स, सो अनअब्जॉर्ब रह जाता है, वेस्ट हो जाता है. सो सच टाइप ऑफ फूड इज रिमूव्ड आउट of the body at time at particular or periodic intervals. इसका रिमूवल भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन इन्फेक्शंस. उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी के पूरे बैलेंस को वो बिगाड़ देगा. राइट. सो इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड ऑब्लिक वेस्ट एंड वेस्ट फूड लिख दो, चलो, एंड वेस्ट फूड out of the body. So these are the 5 steps और ये उनकी 5 definitions हैं. मैंने आपको बोला भी था हम होलोजोइक में उसकी फॉर्मल डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लर्न करेंगे. सो डाइजेशन, तब मैंने आपको क्या बताया था, बस ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना. अभी हमने उसको समझा. कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है डाइजेशन. वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल सिंपल फूड में. ठीक है. सो देखिए यही 5 डेफिनेशंस हैं. इंजेशन, द प्रोसेस, अब ये ब्यूटीफाई कर दिया हमने बस, और कुछ नहीं, बाकी कंसेप्ट सबको सेम ही है. द प्रोसेस ऑफ इनटेक टेकिंग फूड into the body is called ingestion. Digestion, the process by which food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body to get required nutrients is called digestion. ये वही ब्यूटीफाई कर दिया, आगे पीछे थोड़ी सी और वर्ड्स पुट कर दिए. Absorption, the process of distribution of digested food to body parts. Assimilation, the process in which absorbed food is taken by the body cells and used for energy growth and repair. And digestion, the process in which the undigested food is removed from the body is known as egestion. आई बात समझ में? Is this clear? Everyone? Now moving ahead, हम लोग अब न्यूट्रिशन एंड सिंपल एनिमल्स की बात कर रहे हैं. तो सिंपल एनिमल्स में मैंने आपको बताया हम जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लेंगे विच इज अमीबा हियर. राइट. सो मैं अमीबा की ही बात करूंगी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू, यहाँ पे बताइए सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप देखोगे बहुत सारी जगह पढ़ोगे, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस. सो अमीबा का डाइजेशन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन एंड द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आप डायग्राम बनाए ही बनाए, भले ही आप उसमें वर्ड्स कम यूज करें बट डायग्राम आपको बनाना है. सो न्यूट्रिशन इन अमीबा डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट, भले ही लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, आपको उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है. ठीक है क्या? चलिए आगे चलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पे. सो न्यूट्रिशन इन अमीबा, पता है ये इतना छोटा सा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एक बात बताओगे आप, ये कहाँ रहता है जनरली? अमीबा कहाँ मिलता है आपको? इट लिव्स इन वाटर. अमीबा लिव्स इन वाटर. सो इट लिव्स इन वाटर. ठीक है. देन इट फीड्स ऑन टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दी वाटर. सो फीड्स ऑन tiny plants and animals in water. Aquatic लिख लो या तो tiny aquatic plants and animals. ठीक है. नेक्स्ट, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है क्या होता है? भाई साहब देखो, हम इतने सिंपल हैं तो भी हम 5 स्टेप कर रहे हैं. इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इससे ज्यादा सिंपल तो क्या ही लाओगे कोई ऑर्गेनिज्म को. एक सेल है बेचारा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो भी होलोजोइक मोड फॉलो कर रहा है. और इसकी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड
इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, ये याद रख लीजिएगा, फैगोसाइटोसिस वर्ड, फैगो, वो PH यहाँ पे F साउंड आता है. फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिएगा टर्म, द नेम ऑफ द टर्म. What is the process of obtaining food by the amoeba known as phagocytosis? याद रहेगा. Now again it follows holozoic mode of nutrition, तो definitely इसमें भी वो पांचों स्टेप होंगी. So पांचों स्टेप पढ़ते हैं हम लोग. We'll start with ingestion process, है ना. So ये एक अमीबा है, look, this is an amoeba, जिसके अंदर ये आपको न्यूक्लियस भी बनाना होता है और आपको साइटोप्लाज्म भी बनाना होता है. सही बनाया है. अच्छा, जब ये एक फूड पार्टिकल को देखता है, यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, दिस इज अ फूड पार्टिकल, तो अमीबा इसकी तरफ मूव करता है. इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी फूड पार्टिकल. जैसे ही फूड पार्टिकल के नजदीक आ जाता है ना, तो पता है कि क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को ऐसे घेर लेता है, ऐसे. ठीक है, इट सराउंड्स इट. और ऐसा नहीं लग रहा है इसने मुंह खोल लिया है. देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और बनाती हूँ. ऐसा नहीं लग रहा है इसने अपना मुंह खोल लिया, ये माउथ लग रहा है. नहीं लगा आपको ये? इट्स समथिंग लाइक एन ओपनिंग, है ना. सो इट स्टार्ट्स टेकिंग इनसाइड, है ना, उसके, है ना, अपने फॉल्स माउथ बनाने की कोशिश करता है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूडोपोडिया. सो इट टेक्स इन द फूड बाय मेकिंग अ फॉल्स माउथ विच इज नोन एज सूडोपोडिया. सो इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे, मतलब मैं इसको ऐसे यहाँ से लेबल कर देती हूँ. इट इज सूडो का मतलब ही क्या होता है, दिखने में है पर एक्चुअली नहीं है. वैसे तो दिख रहा है ये माउथ है, बट इट इज नॉट माउथ, राइट. फॉल्स फीट भी कहते हैं इसको कई बार अमीबा का. इट्स आल्सो नोन एज फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा. फॉल्स है, ठीक है, दिखने को ऐसा लग रहा है कि हाँ इट इज अ माउथ, बट इट इज नॉट. ठीक है, वो वापस से अपना शेप गेन कर लेता है. सो ये प्रोसेस हुई इंजेशन की. देखो हो गई इंजेशन, फूड का इंटेक आ रहा है थ्रू दी सूडोपोडिया. सो इंटेक ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय दी सूडोपोडिया. ठीक है. नाउ वंस द फूड इज इनटू द बॉडी, पता है क्या होता है, अमीबा इस फूड को ऐसे, मैं ऐसे ये एरो बना दिया. ठीक है, अमीबा इसके अंदर, ये एक है ना वैक्यूल में चला जाता है आपका फूड मॉलिक्यूल. ठीक है, ये फूड मॉलिक्यूल है और ये फूड वैक्यूल में इसको एनक्लोज कर लेता है. ये तो मैंने न्यूक्लियस बना दिया. ठीक है, सो अमीबा, ये न्यूक्लियस रहा. न्यूक्लियस के अंदर आपके जो सेल बॉडी है उसके अंदर एक फूड वैक्यूल बन जाता है, एक वैक्यूल हो जाता है, उसके अंदर फूड पार्टिकल चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज द फूड वैक्यूल. सो दी टेकन इन फूड इज एनक्लोज्ड विद इन अ फूड वैक्यूल. और पता है क्या, आपके साइटोप्लाज्म में से, ये साइटोप्लाज्म ही है इसका, है ना, साइटोप्लाज्म में से एंजाइम्स है ना एंटर करते हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस जो आपके सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है ना उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, सो मैं इनको है ना दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो दीज ब्लैक कलर एरोस, ये क्या है? दीज आर एंजाइम्स एंटरिंग दी फूड वैक्यूल. सो ये जो ब्लैक है ना, दिस इज एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल. ठीक है, सो अब ये एंजाइम्स एंटर करके क्या तीर उखाड़ने वाले हैं भाई, ये एंजाइम्स अंदर जाके इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने वाले हैं. सो डाइजेशन किसके माध्यम से हो रहा है? बाय दीज एंजाइम्स. सो इनसाइड द फूड वैक्यूल द एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस. समझे? सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, देखो ये अमीबा रहा. ठीक है, ये मैंने फूड, ये न्यूक्लियस हो गया. हमेशा आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बनाना है, मतलब छोड़ना नहीं है उसको. और ये आपका फूड वैक्यूल था जिसमें सिंपलर फूड पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो गया. सो ये सिंपल फूड पार्टिकल, क्योंकि उसने ब्रेक डाउन कर दिया, द एंजाइम्स हैव ब्रोकन डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. देखो इतना बड़ा फूड था, उसको हमने छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया. दिस प्रोसेस इज ऑफ डाइजेशन. आया समझ में? पक्का एवरीवन? Now this digested food is released out into the cytoplasm. So पता है ये ऐसे रिलीज आउट कर दिया जाता है फूड जो है ना, इसको ऐसे बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं.
So the food is released out of the food vacuole and absorbed by the entire amoeba. ठीक है, अमीबा के पूरे सेल्स में वो एब्जॉर्ब हो जाता है. Now, after this, the amoeba utilizes this absorbed food for growth. So पता है मैं ना इसको कैसे दिखाती हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देती हूँ. इसका मतलब उसने खाना खाया और है ना उसने ग्रो भी कर लिया, तो ये असिमिलेशन प्रोसेस हो गई. ये डाइजेशन दिखा दिया हमने. दिस इज डाइजेशन, दिस इज एब्जॉर्प्शन. फूड, डाइजेस्टेड फूड स्प्लिट हो रहा है, मतलब फैल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. फिर उसके बाद देखो असिमिलेशन बता दिया कि अमीबा ग्रोज इन साइज. ठीक है, आप चाहो तो इस डायग्राम में लिख दो यहाँ पे अमीबा ग्रोज इन साइज. तो ये असिमिलेशन प्रोसेस हो गई. ठीक है, नाउ वंस असिमिलेशन इज डन, अब हमें पता चल गया कि अब बहुत सारा फूड जो है वो वेस्ट भी है. तो पता है क्या, वेस्ट फूड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. अब अमीबा के पास कोई और मेथड तो है नहीं, तो पता है क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा तोड़ता है, रप्चर करता है, फूड को बाहर फेंकता है और वापस जोड़ लेता है. A momentarily rupturing of the food cell membrane happens and the removal of food molecules, waste food molecules takes place. So देखो next क्या हो रहा है, देखो ऐसे है ना, और यहाँ पे वेस्ट फूड को ऐसे 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 बाहर जाता हुआ दिखा देते हैं. ठीक है, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. और इसको हम चाहें तो लेबल कर लेते हैं. सो लेबल करा तो ये क्या है, वेस्ट फूड or undigested food. So the waste is removed out by rupturing of the cell membrane or the plasma membrane. आई बात समझ में सबको? पांचों स्टेप समझ आए? देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले आई एम सो सॉरी, सबसे पहले तो क्या हुआ, इंजेक्शन ऑफ फूड हुआ. देखो जैसे ही अमीबा ने फूड पार्टिकल को देखा वो फूड की तरफ गया. ठीक है, फूड की तरफ गया और अपने फॉल्स फिट से वहां तक पहुंच गया. ठीक है, देन उसने अपने एक फॉल्स माउथ बनाया जिसे बोलते हैं हम सूडोपोडिया. सूडोपोडिया की हेल्प से उसने इंजेक्शन किया. सो द फूड इज टेकन इन बाय द अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. नाउ द फूड एंटर्स द फूड वैक्यूल एंड एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो वहां पे क्या हो गया, डाइजेशन. एंजाइम्स आर एंटरिंग द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन प्रोसेस. नाउ द digested food is released into the cytoplasm. देखो वो रहा, वो एब्जॉर्प्शन हो गया. ठीक है, द थर्ड स्टेप ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन करके बता दिया. फिर अमीबा ग्रोज इन साइज मतलब असिमिलेशन, हमने लिख भी दिया अमीबा ग्रोज इन साइज मतलब असिमिलेशन प्रोसेस हो गई. एंड लास्टली द वेस्ट फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स. वो पानी में रिलीज होगा, क्योंकि तो पानी में रहता है तो पानी में रिलीज हो जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट. आया समझ में सबको? एवरीवन, इज दिस क्लियर? सो देखिए यही चीज यहाँ पे दे रखी है. न्यूट्रिशन इन अमीबा, इट ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स as food which floats in the water where it lives. The mode of nutrition is holozoic and the process of obtaining food by amoeba is known as phagocytosis. Now the various steps involved are: amoeba captures food near its body through temporary finger-like projections called pseudopodia to form food vacuole. Then enzymes enter food vacuole from cytoplasm. The enzymes convert the taken food to smaller substances. The digested food diffuses out to reach the entire body. The body uses food for growth, and finally cell membrane of the amoeba ruptures at any point to throw out the waste material. You can see in the diagram also. See here, ये ingestion process बताई गई है. फिर देखिए digestion, enzymes enter कर रहे हैं. फिर देखिए एब्जॉर्प्शन, जो फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स वो अमीबा के अंदर डिफ्यूज आउट कर दिए जा रहे हैं. फिर अमीबा ग्रोज इन साइज, तो वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दीजिएगा आप. एंड लास्टली ये देखो रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से हमने वेस्ट फूड को बाहर निकाल दिया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्क की कैटेगरी में पता है कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो उसमें ये 5 डायग्राम्स बनाने हैं आपको, या फिर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ना, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायग्राम बनाओ, और ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है. 5 पॉइंट्स, पांचों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत छोटी सी लैंग्वेज में ही कर रहे हैं, बहुत छोटे से मिनिमम वर्ड्स में यूज कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी विल ऑलवेज राइट. सो दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन. यहाँ से कभी छोटा क्वेश्चन बनता ही नहीं है. एक वो फैगोसाइटोसिस कभी बन जाए तो बन जाए, बाकी ज्यादातर इसमें से 3 मार्क का ही बनता है. एंड 3 मार्क क्वेश्चन यही होता है पूरा डिस्क्राइब करने को ही. कभी सिर्फ डायग्रामेटिकली होता है तो कभी दोनों होता है. मतलब अगर वो बोले भी नहीं ना एक्सप्लेन न्यूट्रिशन तो भी आपको बनाना है. चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, यू हैव टू मेक द डायग्राम.
All right, is this clear? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? All right, so we'll be starting with nutrition in animals now, human beings basically in the next lecture. So next lecture में हम लोग वही part start करेंगे, enzymes and digestion in human beings. All right, so please revise यहाँ तक का, फिर last part ये आपका digestion in human beings and then we'll finish off with the chapter. ठीक है? See you all tomorrow. Thank you. Bye.